नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 10 लेकर आया हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह का एपिसोड्स कर रहे थे जो जीएस मास्टर सर द्वारा दिया जाता है। तो इसी क्रम में हमने जो है 12th एपिसोड तक कर लिया था, लेकिन बीच में एक एपिसोड जो है एपिसोड नंबर 10 वो रह गया था। तो आज हम उसी को कवर करेंगे और उसमें जितने भी टॉपिक्स दिया गया था उन सभी को कवर करने वाले हैं। आपने अगर 12th एपिसोड देखा होगा तो उसमें मैंने आपको पॉलिटी का जो सेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में चूँकि पॉलिटी में कुछ समझाने लायक नहीं है, तो आज इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो महाद्वीप वाला पार्ट है उस पार्ट को आज मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। और चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था, तो उस टाइम पर हमारे देश में जो है 565 देशी रियासतें थी। तो इन 565 देशी रियासतों को जोड़कर जो है बनाने का जिम्मा जो है एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया और इन सभी को एकत्रित किया। और जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जब राज्यों का गठन कर लिया गया, तो हमारे उस टाइम पर जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो उस टाइम पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो बनकर आए थे। कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखें तो राज्यों की संख्या 14 से बढ़कर 28 हो चुकी है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 हुआ करती थी और राज्यों की संख्या 29 थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को एक संशोधन के माध्यम से जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक लेह और दूसरा जो है लद्दाख और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर। लेकिन जो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव जो था, जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन्हीं के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी स्थिति, उनका विस्तार जो है वो किस प्रकार से है। यहाँ पर राजधानी दी हुई है, भाषा है, जिलों की संख्या है, क्षेत्रफल भी दे रखा है और भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भी दे रखा है। तो इतना तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस भी स्टेट का आप पीसीएस देने जा रहे हैं उस स्टेट के बारे में आपको सारी चीज़ें, ये जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करें अगर हम राजस्थान की, तो इसकी राजधानी जयपुर है, भाषा हिंदी बोली जाती है और जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 33। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, भाषा हिंदी बोली जाती है और जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 52। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ और हिंदी और उर्दू दोनों भाषा बोली जाती है यहाँ पर और जिलों की संख्या जो है यहाँ पर 75 है। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई, मराठी बोली जाती है और जिलों की संख्या यहाँ पर 36 है। गुजरात, राजधानी गांधीनगर, गुजराती भाषा बोली जाती है और जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 75। अगर हम बात करें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा ज़िले किस राज्य में हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश में। कितने? 75। कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलुरु और यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है और जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ पर 30 है। आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद, तेलुगु भाषा यहाँ पर बोली जाती है और जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 13। उड़ीसा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर, उड़िया भाषा बोली जाती है और 30 जिले जो हैं इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर है, भाषा बोली जाती है हिंदी और जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 27। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और भाषा जो बोली जाती है वहाँ पर तमिल और जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 37। अगर हम बिहार की बात करें, अभी बिहार एसआई
बिहार दरोगा जो है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। बिहार बीपीएससी 66 जो है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। बिहार, राजधानी इसकी पटना, भाषा जो है यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। और अगर ज़िलों की संख्या देखें तो 38 ज़िले हैं। जनसंख्या क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और अगर क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए तो 2.86% जो है वो है, ठीक है, क्षेत्रफल। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको पता है कलकत्ता, कोलकाता जिसको हम बोलते हैं। भाषा यहाँ पर बोली जाती है बंगला। और ज़िलों की संख्या कितनी है तो वो है 23। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, भाषा बोली जाती है अंग्रेजी और ज़िलों की संख्या यहाँ पर 25 है। झारखंड, राजधानी रांची, भाषा बोली जाती है हिंदी और ज़िलों की संख्या है 24। असम की राजधानी दिसपुर, असमिया भाषा बोली जाती है 33, यहाँ पर ज़िले हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है और यहाँ पर जो है हिंदी भाषा बोली जाती है और 12 ज़िलों की संख्या है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसौंड, यहाँ जो भाषा बोली जाती है हिंदी और संस्कृत। 13 ज़िलों की संख्या यहाँ पर। बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो दोनों की जो राजधानियाँ हैं वो है चंडीगढ़। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। और ज़िलों की संख्या अगर देखा जाए तो दोनों जगह पर कितने हैं, 22। केरल में तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, मलयालम भाषा बोली जाती है। 14 ज़िले हैं यहाँ पर। मेघालय की राजधानी शिलोंग, गारो यहाँ पर भाषा बोली जाती है और 11 यहाँ पर ज़िलों की संख्या है। मणिपुर, इम्फॉल राजधानी है, मणिपुरी भाषा बोली जाती है और 16 जो है यहाँ पर ज़िलों की संख्या है। मिज़ोरम और नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर 11 ज़िले हैं। मिज़ोरम में मिज़ो और नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और मिज़ोरम की जो राजधानी है आइजोल और नागालैंड की है कोहिमा। अगर हम आगे बात करें तो आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, बंगला भाषा बोली जाती है यहाँ पर। 8 ज़िले हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, नेपाली भाषा बोली जाती है क्योंकि ये नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है और ज़िलों की संख्या यहाँ पर है 4। गोवा की राजधानी पणजी और कोंकणी भाषा बोली जाती है और यहाँ पर ज़िलों की संख्या जो है वो है मात्र 2। तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी है, तेलुगु और उर्दू भाषा बोली जाती है और 33 ज़िलों की संख्या यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा ज़िले यूपी में, सबसे कम ज़िले तो गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें तो अंडमान और निकोबार कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 हैं। अंडमान निकोबार इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर। ज़िलों की संख्या कितनी है यहाँ पर 3। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और ज़िलों की संख्या यहाँ पर है 1। दादर नगर हवेली और दमन और दीप इन दोनों को मिला दिया गया है और इसकी राजधानी क्या है तो दमन। ज़िलों की संख्या 1। दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली, 11 ज़िलों की संख्या है। लक्षद्वीप, राजधानी कवरत्ती, एकमात्र ज़िला है यहाँ पर। और पांडिचेरी जिसको हम पुद्दुचेरी के नाम से जानते हैं, पुद्दुचेरी इसकी राजधानी भी पुद्दुचेरी है और ज़िलों की संख्या 1 है। जम्मू कश्मीर, राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू और इसमें ज़िलों की संख्या अगर देखा जाए तो 22 है। लद्दाख इसकी राजधानी जो है वो लेह और यहाँ पर ज़िलों की संख्या 2 है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं मृदा की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में देना चाहूँगा और इसके बारे में मैं एक एक मृदा, जलोढ़, काली, लाल, सभी मृदाओं के बारे में एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई है। इनका मानना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी है तो जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट व दलदली मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है।
साथ ही साथ में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भी जो है इसका मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। आइए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे, फिर पर्वतीय, फिर काली, एक एक करके हम सभी मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 कौन सी मृदाएं हैं जो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा भारत के 43% भाग पर ये विस्तृत है। कितना? 43% क्षेत्रफल। कौन सी? जलोढ़ मृदा। उसके बाद आती है काली मृदा। तो काली मृदा जो है वो 15% भाग पर विस्तृत है। इसके बाद में आती है लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा जो है वो 18% तक है। कितने? 18%। तो इसका मतलब हो गया पहले जो है जलोढ़ मृदा, फिर लेटराइट मृदा, उसके बाद में आता है काली मृदा, और फिर आता है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। लाल मृदा जो है वो है 18% का। 1 मिनट यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो जलोढ़ मृदा 43% भाग पर, लाल मृदा 18% भाग पर, काली मृदा 15% भाग पर, और लेटराइट मृदा 3.7% भाग पर मौजूद है। क्लियर है? इसके अलावा और अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है भारत की मिट्टियों में वो ये है कि भारत के सभी प्रकार की मिट्टियों में 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। कितनी चीज़ों की? 3 चीज़ों की। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन 3 चीज़ों की यहाँ पर कमी पाई जाती है। चलिए अब एक एक करके हम सारी मृदाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कॉप या कछारी मिट्टी। कॉप या फिर कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये भारत के सबसे ज़्यादा भागों में पाई जाती है। कितने % भागों में? 43% भागों में। जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा, इसका जो क्षेत्रफल विस्तार जो है उत्तर भारत का मैदान और तटीय भारत में देखने को मिलता है, तटीय क्षेत्रों में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जलोढ़ मृदा जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की। एक खादर और दूसरी होती है बांगर। खादर और बांगर। तो खादर जो मृदा है वो होती है नई मृदा। क्या होती है? ये नई मृदा होती है। और बांगर जो होती है ये होती है पुरानी मृदा। तो खादर जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है और बांगर कम उपजाऊ होती है। अगर हम देखें भारत में जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है उन सभी मिट्टियों में भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। इतना क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी और थोड़ी सी विशेषताओं की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जलोढ़ मृदा हो या फिर कोई भी मृदा हो, भारत में उन सभी मृदाओं में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इतना आपको जलोढ़ मृदा से याद रखना ही है। अगली जो मृदा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। और अगली कौन सी मृदा है? तो वो है लाल मृदा। तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा मृदा का वर्ग है वो है लाल मिट्टी का। कितने % क्षेत्रफल पर है? तो वो है 18% पर। ये जो है लाल क्यों है? तो लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। किस कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण। और ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा लाल मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। अगर हम इसका विस्तार क्षेत्र देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा से। तो इतना आपको लाल मृदा में याद रखना है। आगे हम बात करते हैं काली मृदा। काली मृदा को हम कपासी मृदा या फिर रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कपासी मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मृदा कपास के उत्पादन के लिए
सबसे सर्वोत्तम और उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी की विशेषताओं की बात करें तो इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्या, जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा, यानी कि ये वाटर को बहुत ज़्यादा सोखता है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या होता है कि थोड़ी ही बारिश होने पर ये मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है और जैसे ही धूप लगता है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें हो चुकी होती है। ठीक है, और चूंकि इसमें बड़ी बड़ी दरारें हो जाती है इसी वजह से इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खुद से जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मृदा को। तो ये काली मृदा के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। कहाँ कहाँ पर, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अधिक गर्मी हो, इन क्षेत्रों में ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। और ये जो क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पर ये दोनों परिस्थितियाँ उपलब्ध हो, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा भी होती हो और अधिक गर्मी भी होती हो, ऐसे केवल भारत में 2-3 क्षेत्र ही हैं। एक तो पश्चिमी घाट, उसके बाद उड़ीसा तट और उसके बाद में शिलोंग का पठार जो है, ये 3 क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ पाई जाती है। इसी वजह से ये जो लेटेराइट मिट्टी है केवल इन्हीं 3 क्षेत्रों में पाई जाती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उड़ीसा के तट पर और शिलोंग पठार के आसपास में। ठीक है, ईंटें बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो लेटेराइट मिट्टी का किया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सभी मिट्टियों में जो है क्या किसकी कमी पाई जाती है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें कम होती है, कम मात्रा में देखने को मिलती है। हाँ, एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और लोहा, ये दो चीज़ें जो हैं इस मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें मरुस्थलीय मिट्टी की, तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण जो है पश्चिमी राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। कहाँ पर, पश्चिमी जो राज्य हैं उनके शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ है। मरुस्थलीय मिट्टी दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, गुजरात के कच्छ और पूरे राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी में देखिएगा तो वहाँ पर खदानों की खेती संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सरसों की खेती हो गई। तो इन क्षेत्रों में ये मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसी वजह से अगर देखोगे तो इन सभी चीज़ों के उत्पादन में राजस्थान जो है वो सबसे आगे है, सर्वप्रथम है। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। आगे अगर हम बात करें पर्वतीय मिट्टी की, पर्वतीय मिट्टी जो है इसमें क्या कहते हैं कि हिमालयी मिट्टी है, क्योंकि ये जो है हिमालय के क्षेत्र के आसपास के जितने भी राज्य हैं उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा, इधर की जो मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण मिट्टी में लवणता के गुण देखने को मिलता है, अम्लीयता के गुण देखने को मिलता है। और एक चीज़ और इसकी इम्पोर्टेंट है कि पर्वतीय जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से विकसित मिट्टी नहीं है, बल्कि ये निर्माणाधीन मिट्टी है और इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्वतीय मिट्टी के बारे में इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पीट एवं दलदली मृदा की, तो पीट मृदा का निर्माण जो है मुख्य रूप से गीली मिट्टी में वनस्पति जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके सड़ने गलने से जो है पीट मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें जो है पीट मिट्टी में ह्यूमस की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ह्यूमस की मात्रा पीट मिट्टी की अपेक्षा दलदली मिट्टी में
और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और दलदली मृदा जो है पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र और उड़ीसा का तट, इन क्षेत्रों में दलदली मृदा जो है वो पाई जाती है। भारत में दलदली मिट्टी में सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। लगभग 45 से 50% ह्यूमस जो है वो दलदली मृदा में पाई जाती है। तो ये कुछ मृदाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए अब इसको हम देखते हैं यहाँ से और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से पढ़ने के लिए है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श यानी फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ या फिर कच्छारी मृदा। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो वो है काली मृदा की। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये दक्षिणी भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर होती जा रही है? तो ये है लेटराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। लेटराइट मृदा भारत के में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेशों में लेटराइट मृदा जो है वो पाई जाती है। सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। और सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किस मृदा में होती है? तो काली मृदा में। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो वो चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहन फसलें, क्योंकि दलहन फसलें जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर जो है ज़मीन के अंदर लेकर आते हैं, जो खेतों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। अगर देखा जाए, मैंने आपको एक कॉमन सी चीज़ बताई है कि भारत में जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती है उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अब नालिका अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो वो है लेटराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका और रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो वो है जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश, यूपी में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण के द्वारा, यानी कि वन को लगाकर, पेड़ों को लगाकर। यहाँ पर पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति दी गई है, तो ये पीएच मान है और यहाँ पर मिट्टी की प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो
1 से 6 pH मान वाली मृदा जो होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। 7 जिसका pH मान होता है वो होती है उदासीन मृदा, और 8 से 14 वाली मृदाएँ क्षारीय मृदा कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी मृदा जिनका pH मान 8 से 14 मानी जाती है, 8 से 14 के बीच में, वो मृदा कौन सी मृदा होती है? क्षारीय मृदा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है महाद्वीप। चलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको देखेंगे यहाँ से। तो आपको पता होगा कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, और उन 7 महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप सबसे बड़ा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जो चीन है, एशिया महाद्वीप है, वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। सबसे पहले हम मैप पर देखते हैं कि एशिया महाद्वीप है कहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे सभी सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। एशिया के 2 देशों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से वो दो देश हैं? तो मालदीव और इंडोनेशिया। इन 2 देशों से क्या होकर गुजरती है? विषुवत रेखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया है, सबसे पश्चिमी देश तुर्की है, सबसे उत्तरी देश रूस है, और सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और सबसे पश्चिमी तुर्की, और सबसे उत्तरी जो है वो है रूस। ठीक है, तो ये एशिया के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम बेसिक से। इसके बाद में अगर हम बात करें अब, जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप था अफ्रीका। तो अफ्रीका को अगर हम मैप पर देखें तो ये देख सकते हैं आप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अगर हम एक चीज़ देखें, कुछ विशेषताओं को इसके, तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप में 2 मुख्य पर्वत हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 पर्वत है। एक का नाम है ड्रेकेंसबर्ग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ड्रेकेंसबर्ग, और दूसरा जो पर्वत है वो है एटलस पर्वत। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीका में एकमात्र ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कैमनू। क्या नाम है? माउंट कैमनू। माउंट कैमनू। तो अफ्रीका में एकमात्र ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? माउंट कैमनू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप था वो कौन सा था? नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से 2 बड़े देश देखने को मिलता है। एक जो है कनाडा, दूसरा अमेरिका, एक और है मैक्सिको। तो वो 3 देश देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो अमेरिका और कनाडा को जो अलग करने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं 49 डिग्री अक्षांश, या फिर 49 डिग्री समानांतर रेखा। ये अमेरिका और कनाडा को एक दूसरे से अलग करती है। अमेरिका के बारे में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है कि दुनिया में मक्का की खेती जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में होती है। जो प्रेरी घास के मैदान है वहाँ पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है, और दूसरे नंबर पर जो मक्के की खेती होती है वो होती है चीन में। इसके अलावा एक और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, वो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, कहाँ पर है?
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में डेथ वैली विश्व का सबसे गर्म स्थान। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। कितने? 13 देश हैं। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी सीमा दक्षिणी अमेरिका के कुल 10 देशों के साथ मिलती है। केवल 2 देश ऐसे हैं जिसके साथ दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है। कौन कौन सा है वो? इक्वाडोर और चिली। ये 2 देश हैं जिसके साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है। इसके अलावा 10 जो देश हैं, उन सभी 10 देशों के साथ ब्राज़ील की सीमा लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और यहाँ पर जो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो लास्ट महाद्वीप है वो अंटार्कटिका, इसे सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ से ये ढका हुआ होता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें और भी है इम्पॉर्टेंट। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही क्रम मैंने बता ही दिया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो तिराब जबी, लगभग यहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है बरखोस-यांग। क्या नाम है? बरखोस-यांस्क। ये साइबेरिया यानी रूस में है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में है? तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो ये पनामा नहर विभाजित करती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशेनिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगर, तो महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका की। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? श्वेत महाद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उस क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसी वजह से हम भारत में जब दक्षिणी भाग में आते हैं तो हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यूरेशिया, यूरोप और एशिया के जो बीच का पार्ट है, जो यूरोप और एशिया का जो संयुक्त पार्ट है, उसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं गुजरती है, यानी कि केवल अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सबसे अधिक है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये था हमारा महाद्वीपों से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल का, पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन के बारे में। यहाँ पर कुछ संगठन दिए गए हैं और इनका कुछ उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से इन संगठन की स्थापना की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में किया गया था। 193 देश इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में है। इसका जो उद्देश्य था, वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय
पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था। IUCN यानी इसकी स्थापना जो कब की गई थी, 1948 में। मुख्यालय इसका ग्लांड यानी स्विट्ज़रलैंड में है और इसके सदस्य कितने हैं, तो 1300 इसके सदस्य हैं। इनका उद्देश्य था यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटपन प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वॉशिंगटन कन्वेंशन, इसकी स्थापना 1973 में किया गया था। मुख्यालय जो है इसका स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। कितने देश हैं इसके सदस्य, तो 183। और इसका मुख्य उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए खतरा उत्पन्न न करे। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1979 में। इसका जो मुख्यालय है वॉन यानी जर्मनी में है और इसके सदस्य जो हैं 313 हैं। इनका उद्देश्य यह अभिशमन प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। विश्व वन्यजीव कोष, इसकी स्थापना 1961 में। सदस्य 100 और इसका जो मुख्यालय है ग्लांड स्विट्ज़रलैंड में। उद्देश्य यह पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, स्थापना इसकी 1922 में। 100 सदस्य इसके 21 हैं, 121 इसके सदस्य हैं और मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज यानी यूके में है। यह पक्षियों एवं उनके आवासों के संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। ये पक्षी जो होते हैं और उनके जो आवास हैं उनके संरक्षण के लिए ये काम करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1974 में। मुख्यालय जो है इसका वॉशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस, इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में है यानी नीदरलैंड में है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ग्रीन पीस का, यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इन सभी चीज़ों पर इनका ध्यान केंद्रित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। वेंटलैंड्स इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1995 में किया गया। इसका जो मुख्यालय था वेजनिंजन यानी नीदरलैंड्स था और यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रॉटरडम कन्वेंशन, इसकी स्थापना 1998 में। सदस्य 157 और मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा करना। ठीक है। इसके अलावा स्टॉकहोम सम्मेलन, इसके सदस्य जो थे, इसकी जो स्थापना की गई 2001 में। सदस्य 152, मुख्यालय इसका स्टॉकहोम स्वीडन में। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करके अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा साइंस का एक टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो बाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है, तो यह शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि बाष्पीकरण इसमें अधिक मात्रा में होता है और बाष्पीकरण के कारण ही
मिट्टी के घड़े का जल जो है वो क्या होता है, ठंडा होता है। संवहन के अनुप्रयोग को अगर हम देख लें तो विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का अनुप्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र ऊपर की ओर बनाया जाता है, ये भी संवहन के अनुप्रयोग के आधार पर ही कार्य करता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है, तो वो लगाई जाती है रजत पदार्थ, यानी सिल्वर लेयर लगाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर भी उबलने लगता है। हीट ऊष्मा किसका उदाहरण है, ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है, तो एक्स किरणों का। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि में पर निर्भर करती है, केवल ताप पर। बर्फ को अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है, समतापी प्रक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं, तो रुद्रोष्म प्रक्रम द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य। अगर हम बात करें विकिरण के अनुप्रयोग, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्यों, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग जो है वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, इसलिए हमें गर्मी कम लगती है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, जो वायुदाब है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी होती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम होता है, अतः वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से बर्फ बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो विकिरण के द्वारा। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ का तापमान बिना कम किए द्रव से गैस में बदलने के लिए कौन सी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो बाष्पन की, गुप्त ऊष्मा की। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है, तो सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है, तो 140 डिग्री सेल्सियस पर, -114 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। तारों के अंदर ऊर्जा का उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है, तो उनका तापमान। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री पर रखने से क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि ऊन एक खराब चालक होता है, किसका, ऊष्मा का। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ में 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइंस का, ये एक
यहाँ पर दे रखा है कुछ मिश्र धातुएं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है और इनका निर्माण कैसे होता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कांस्य धातु जो है ये तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ होता है, और इसका उपयोग मूर्ति, सिक्के और बर्तन बनाने में किया जाता है। पीतल और हाँ, कांसा जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। पीतल, इसका निर्माण तांबा और जिंक द्वारा किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है, और इसका उपयोग बैंड बाजा बनाने में, घंटियाँ बनाने में, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। गन मेटल, इसमें तांबा, टीन और जिंक तीनों चीज़ों को मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन, इन सभी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। टांका, इसमें टीन और लेड का उपयोग किया जाता है। दोनों को मिलाकर, टीन और लेड को मिलाकर क्या बनाया जाता है, टांका बनाया जाता है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, धातुओं को जोड़ने के लिए। बेल मेटल, तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। घंटा, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। रोल्ड गोल्ड, इसका निर्माण तांबा और एल्यूमिनियम से होता है। सोने जैसे दिखने वाले आभूषण का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डच मेटल का निर्माण तांबा और जस्ता के द्वारा किया जाता है। धातु की पहली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, धातु की पतली चादर का बनाने में। ठीक है। इसके अलावा धब्बा रहित इस्पात, तो क्रीमियम, निकेल और साधारण इस्पात का मिलाकर जो है ये इसका निर्माण किया जाता है, और इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में, शिल्प क्रिया करने में, ब्लेड आदि का निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रोम स्टील, इसमें क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज, इन चारों चीज़ों को मिलाकर क्रोम स्टील का निर्माण किया जाता है। घरेलू बर्तन, इसके अलावा ब्लेड आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्लेनियम, इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन को मिलाया जाता है, तब जाकर मैग्लेनियम का निर्माण होता है। धातु के दर्पण बनाने में, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका उपयोग जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें ड्यूरालुमिन, इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर, इन चारों चीज़ों को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है, और इसमें प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर, जिंक और निकेल मिलाया जाता है, और हीटिंग क्वाइल्स, बर्तन, नल आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्रोम वेनेडियम स्टील का उपयोग जो है वो स्प्रिंग, पहियों की धुरी के निर्माण में, इन सारी चीज़ों में किया जाता है, और ये बनता कैसे है, तो आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम और कार्बन, इन चारों चीज़ों का मिलाकर इसका निर्माण होता है। टंगस्टन स्टील, इसमें टंगस्टन, आयरन और कार्बन तीनों का मिश्रण होता है, और रॉकेट इंजन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, कॉपर और एल्यूमिनियम का इसमें उपयोग किया जाता है, सिक्का बनाने में, बर्तन बनाने में, आभूषण और पेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और आयरन का उपयोग इसमें किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन का तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो अग्निरोधक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बेल मेटल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा एवं टीन का। स्टील में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 0.1 से 2%। भूपर्पटी के कुल भार में बोरोन को कितनी मात्रा में उपस्थित होती है, भूपर्पटी के कुल भार में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, तो 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो है पादपों की आकारिकी, जिसमें हम देखेंगे पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो वो होता है श्वेत प्रकाश में। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण के कोशिका क्रिया के द्वारा। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं, तो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिस्क अम्ल और एथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं, तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है, तो क्लोरोफाइस्ट में। यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं, परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है, तो मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक है, तो वो है सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है, कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, तो आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं, तो प्रोटोजाइलम के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो शहतूत के पेड़ पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होता है, विजुअल लाइट में होता है। आगे अगर हम बात करें तो भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन है, तो ये है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है, तो टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है, तो स्तंभ मूल कहा जाता है। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं, तो चूस्कांक से। किस प्रकार के पौधों की जड़ें में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती हैं, तो वो कांटों में, क्योंकि पानी उन्हें नहीं मिल पाता इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है, तो तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है, प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो एकेसिया। नेक्स्ट देखें, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है, तो बृहदल्ज पुंज एवं दलपुंज को। पादप और प्रयोग योग्य भाग है। लहसुन और प्याज का जो है घनकंद इसका उपयोग किया जाता है। हल्दी, केला और अदरक का स्तंभकंद इसका उपयोग होता है। अरबी और जिमीकंद का सल्ककंद उपयोग होता है और आलू का प्रकंद इसका उपयोग किया जाता है। हार्मोन्स वीकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इनमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है, तो ये तने का परिवर्धित रूप है। नेक्स्ट हमारा जो एक टॉपिक है वो है विविध का।
चलिए बात करते हैं हम मिसलेनियस यानी विविध वाले पार्ट को। इसमें आता है कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण कब किया गया, तो 27 नवंबर 2003 को। कार्टोसैट 3 इसरो द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है जिसमें हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता है। अल्टीमा थूले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचा है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा नया नाम क्या रखा गया है, अरोकोथ। प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश, तो ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली अमेरिका द्वारा, कंपास नेविगेशन प्रणाली चीन द्वारा, गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली यूरोपीय संघ द्वारा और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली रूस द्वारा अपनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो के सिवन हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है, तो GSAT-11। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया, तो मंगल ग्रह। भारत में पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है, गगनयान। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 के लैंडर को विक्रम नाम दिया गया जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या है, तो लॉन्ग रेंज पॉइंट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल के नाम का क्या नाम है, तो ईगल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य की त्रिआयामी अध्ययन के लिए कौन सा मिशन अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया था, तो स्टीरियो मिशन। गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह जो आकार प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान होते हैं उन्हें सुपर अर्थ कहलाते हैं या सुपर अर्थ उन्हें कहा जाता है। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की, तो आर्थर सी कार्लकी ने। क्रायोजोनिक ताप से आशय किस ताप से है, तो वो है 150 डिग्री से कम ताप। भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ये बेंगलुरु में है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज पुणे में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एवं बायोटेक्नोलॉजी ये भी पुणे में है, सेंटर फॉर स्टेम सेल्स साइंसेज ये हैदराबाद में है, स्कूल ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन ये कर्नाटक में स्थित है, और LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ये है हैदराबाद में। किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लेकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है, तो निकट क्षेत्र संचार में। किस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के रूप में संवर्धित किया जाता है, तो साकार ऐप के द्वारा। भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वेव बैंड पर ब्रह्मांडीय की निगरानी करने में सक्षम है, तो यह है एस्ट्रोसैट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भक्ति सूफी आंदोलन। सूफी संप्रदाय जो है
इसमें जो है बासरा और बेसरा, इस्लामी कानूनों के समर्थक जो थे उनको बासरा बोला जाता था, और इस्लाम कानूनों से जो मुक्त थे उन्हें बेसरा कहा जाता था। तो जो बासरा था उसमें चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला का प्रचलन हुआ। भारतीय संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो ये थे मुइनुद्दीन चिश्ती। और सुहारवर्दी सिलसिला के संस्थापक थे, इसके क्या नाम है, शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। और कादिर सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला बेरंग। अगर हम बात करें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इन्होंने अपने अपने सिलसिला का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत में बुहरान और गेसू दराज, और उत्तर भारत में जो है ये ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के जो शिष्य थे, और हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ये सारे जो हैं प्रमुख आंदोलनकर्ता रहे हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे संत रामानंद के। बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में प्रमुख समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक अमर मूल है। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नैनार तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार कहा जाता था। यहाँ पर चिश्ती, ये जो सिलसिले हैं और इसके संस्थापक हैं उनके बारे में दिया हुआ है। चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सुहारवर्दी, तो ये जो है शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी द्वारा इसकी स्थापना की गई। कादिरी तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी जो सिलसिला है ये शाह अब्दुल सतारी द्वारा। और फिरदौसी ये शेख बदरुद्दीन द्वारा। और नक्शबंदी ये जो है बाकी बिल्लाह द्वारा जो है शुरू किया गया। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया? तो विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। काम रूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जितनी ज्योतिर्लिंग स्थापित किसने की? 12। तो कितने हैं? तो 12 ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानका साहिब में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में। यहाँ पर कुछ उपाधियाँ दी गई है और यहाँ पर सूफी संत है जिनको ये उपाधियाँ दी गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेख नसरुद्दीन महमूद को। महमूद ए इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। और मुजजिद के नाम से शेख अहमद सरहिंदी को। और बंदा नवाज के नाम से सैयद मोहम्मद गेसू दराज को जाना जाता है। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।